हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आप लोग ने अन अकेडमी का नाम सुना है तो सुना ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, राइट। तो अन अकेडमी पर आप कोई भी चीज परचेज करें या आपका फ्रेंड कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई भी कोर्स, तो उसमें आपको झासर कैपिटल लेटर में झासर कोड का यूज करना है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ अभी जो है गाइस एक ऑफर चल रहा है। ऑफर 19 जनवरी 2022 तक ही है, राइट। जिसमें आपको मतलब ये मान के चलिए कि 18 महीने का कॉम्बो कोर्स जो है वो काफी सस्ते रेट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको अगर लेना है तो आप अभी जो है वो ले सकते हैं 19 जनवरी से पहले पहले, और झासर कोड का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। और साथ ही साथ यूपीएससी के कुछ बैचेस ये शुरू कर रहे हैं 19 जनवरी से। काफी सारे बैचेस इनके नए शुरू होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं 2022 और 2023 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो। और ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं इनका, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है जनवरी के महीने में। काफी सारे ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, पब एड, इकोनॉमिक्स, पीएसआईआर वगैरह, सोशियोलॉजी, राइट, फिलोसफी। और इसमें एक खास बात ये रहती है कि इनके प्रोग्राम में कि आप इनको एक बार पेमेंट करिएगा इनके ऑप्शनल की, और आप सभी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो आपने पेमेंट करी पीएसआईआर के लिए, बट आप इकोनॉमिक्स भी देख सकते हो, पब एड भी देख सकते हो, हिस्ट्री भी देख सकते हो, जो चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शनल को लेकर, बाद में उनको ऑप्शनल चेंज करना होता है, फिर ऑब्वियस ही बात है कि एक बार पेमेंट कर दी तो फिर फंस गए फिर तो। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। और बाकी ईएमआई में इनकी पेमेंट आप कर सकते हैं ईएमआई पर। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट बाकी आप तो इनका ईएमआई वाला प्लान लो, ईएमआई पर जो है वो कोर्सेज लो, अगर एक साथ पेमेंट नहीं करनी है तो। और बाकी संडे को, अभी अपकमिंग संडे को 11 बजे जो है वो एक कॉम्बैट है। इस कॉम्बैट में सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करिए, फ्री में है ये। मतलब कि एमसीक्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, 56 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। और जब आप एंटर करें, फ्री है, फ्री, तो उसमें कोड मांगेगा, तो कोड में आपको झासर कैपिटल में JHASIR लिखना है, ठीक है। और 100% स्कॉलरशिप जो है वो आप जीत सकते हो इस टेस्ट में। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, कुछ इंफॉर्मेशन अनअकैडमी से रिलेटेड आपको देनी थी। झासर कोड यूज करके फायदा उठाओ। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इस टॉपिक में स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड सभी फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 12 जनवरी को, 12 जनवरी जो कि डेट है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ की, 12 जनवरी, तो इसी दिन हर साल नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 1984 से। और ये दिवस मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य ये है कि देश का भविष्य समझे जाने वाले युवा, यूथ जो है, जिन्हें माना जाता है फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, उनमें तर्क संगत सोच को प्रोत्साहित करना। अंडरलाइन, तर्क संगत सोच, रैशनल थिंकिंग, युवाओं में रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना। इसका क्या मतलब हुआ रैशनल थिंकिंग का? कि युवा हर चीज पर क्वेश्चन करें, सिर्फ किसी चीज को बस जैसे उनको बताई गई है वैसे सिर्फ माने नहीं, बल्कि उस पर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन उठाएं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। जितने ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे किसी टॉपिक से रिलेटेड, उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो कि यार कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अननेसेसरी के होते हैं, बेफालतू के क्वेश्चन होते हैं। तो बेफालतू के क्वेश्चन नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस को उठाना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हम लोग को सीखने को मिलती है रैशनल थिंकिंग से। तो आप ये रैशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच याद रखिएगा, ये चीज आप एग्जाम में जो है वो यूज करेंगे, राइट, तर्क संगत सोच। और बाकी इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें गाइस, तो ये एक तेजस्वी व्यक्ति थे और इन्होंने पश्चिम जगत को, वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदू धर्म से, हिंदुइज्म से जो है वो परिचित कराया था, एनलाइटन किया था वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदुइज्म से इन्होंने। और ये रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने में एक प्रमुख शक्ति थे। ये रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म के लिए जाने जाते हैं ये इंडिया के अंदर। उन्होंने औपनिवेशिक भारत में यानी कि कॉलोनियल इंडिया में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, नेशनल इंटीग्रेशन को पुश किया। और उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, ईयर 1893 और शिकागो, तो शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में
अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषण दिया। तो इनका प्रसिद्ध भाषण इन्होंने कहा दिया था, ईयर याद रखना है 1893 और शिकागो याद रखना है कि शिकागो में इन्होंने 1893 में भाषण दिया था। और 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। और जिस समय ये जन्मे थे, यानी कि इनकी जो प्री मोनास्टिक लाइफ थी, यानी कि संन्यास पूर्व जीवन जो था, उसमें इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इनका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त या फिर बर्थ नेम नरेंद्र नाथ दत्त ध्यान में रखना है। उन्होंने योग और वेदांत संबंधी हिंदू दर्शन, जो हिंदू फिलॉसफीज हैं योग और वेदांत से रिलेटेड, इसको पश्चिम में प्रस्तुत करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने योग और वेदांत को इंट्रोड्यूस कराया वेस्ट में, राइट। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्वामी विवेकानंद जी को जो टाइटल दिया है वो किसने दिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। और 1893 में खेतड़ी राज्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खेतड़ी स्टेट कौन सा है, किस जगह की बात हो रही है? काफी फेमस है खेतड़ी माइंस, तो आपको याद आ जाएगा। तो खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका जो नाम है विवेकानंद, वो किसके अनुरोध पर किया गया, किसने इनको रिक्वेस्ट करी कि विवेकानंद नाम जो है वो ये यूज करें? तो आपको ध्यान में रखना है महाराजा अजीत सिंह। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी इनसे रिलेटेड जुड़ी हुई है कि ये मात्र एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार मिले होंगे महाराजा अजीत सिंह जी से, और इनके काफी अच्छे संबंध महाराजा अजीत सिंह जी से बन गए थे, राइट। और ब्रह्मचर्य के जीवन पर ये काफी स्ट्रेस डालते थे। तो आप जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो गाइस ब्रह्मचर्य को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है, राइट। ब्रह्मचर्य जीवन को रेगुलर एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इससे आपका बॉडी और आपकी माइंड जो है वो स्ट्रांग होगी। और ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करो, राइट, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा सा दूर रहें स्टडी के पीरियड में, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर ईच एंड एवरी इमोशन ड्यूरिंग योर स्टडीज। आपकी स्टडीज के दौरान आपको हर एक अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, राइट। एकदम से कोई घटना हुई तो एकदम से आप इमोशनल हो गए, सैड हो गए, राइट। कोई दूर चला गया तो आप सैड हो गए, ब्रेकअप हो गया तो आप सैड हो गए, नहीं। You guys are preparing for civil services. You guys are upcoming bureaucrats. You have to be ruthless. कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव से इधर का उधर नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड एक और स्टोरी बहुत तगड़ी चलती है कि एक टाइम, मतलब इनसे ये बताया जाता है कि ये 800-900 पन्ने की किताब 2-2 हजार 5-5, मतलब जितनी भी, ये मान के चलो ओवरनाइट की पूरी किताबों को पढ़ डालते हैं। वो भी दूसरी लैंग्वेज की भी किताब है उसको भी पढ़ देते हैं ये। अब ये सब कैसे इन्होंने डेवलप करी? मेडिटेशन के माध्यम से एकाग्र होकर चीजों को डेवलप किया। कहा जाता है कि एक बार जब इनको जो है वो बुक पढ़नी थी, तो ये बाहर जो है वो बैठकर जो है वो किताब पढ़ रहे थे। साइड से जो है वो बारात निकल गई। एक व्यक्ति ने आके इनसे पूछा कि अरे यार, वो बारात निकली थी। बारात मतलब समझ रहे हो, शोर शराबा एकदम, ढोल वोल नगाड़े वगाड़े, राइट। तो इनसे पूछा कि बारात निकली है यहाँ से? तो उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं कि बारात निकली है कि नहीं निकली। एकाग्र, आपको भी एकाग्र होकर फोकस करके अपनी तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप फोकस करके तैयारी करोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ये एग्जाम की सीरियसनेस को समझिए एंड फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरी इमोशंस। कोई इमोशन नहीं है आप लोग के लिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू हैव टू डू योर टास्क। अगर आपको मिशन में कहीं पर भेजा जाएगा तो उस दौरान आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, यू हैव टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशन। इस देश के लिए तैयारी कर रहे हो आप, और देश सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है, राइट। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो यू हैव टू बी रूथलेस, यू हैव टू बिकम अ पर्सन कि आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी मतलब करनी है। ये चीज मेरी याद रखना। आगे की बात करते हैं। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन को बनाया 1897 में। और जो निर्धन लोग हैं, जो पुअरेस्ट पर्संस हैं, और निकृष्ट लोग जो हैं, मीनेस्ट जो हैं, इन तक उत्कृष्ट विचार, मतलब कि नोबलेस्ट आइडियाज जो है वो पहुंचाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो आपको दो चीज समझ में आ गई, दो फैक्ट, कि रामकृष्ण मिशन जो है वो कब बनाया गया, 1897 ईयर याद रखना, और इसकी स्थापना क्यों की गई, तो ये पॉइंट याद रखना। और 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी। तो बेलूर मठ भी ध्यान में रखना, ईयर ध्यान में रखना 1899, जो आगे चल के उनका स्थायी निवास बन गया, परमानेंट अबोर्ड बन गया। और इन्होंने नव वेदांत
मतलब कि नियो वेदांत को पश्चिम दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या का प्रचार किया, प्रीच किया नियो वेदांत को एक इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म का वेस्टर्न लेंस से। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुइज्म को कैसे देखे, तो उस चीज के बारे में इन्होंने बात करी। और वे भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास करते थे। ये बिलीव करते थे स्पिरिचुअलिटी को मटेरियल प्रोग्रेस के साथ कंबाइन करते हुए। मतलब कि आपको गाइस अमीर बनना है, रिच बनना है, और आपको साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति भी बनना है जो फुल ऑफ एथिक्स का हो, राइट। मेरे पास काफी सारे कई बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। कभी मत बोलो कि यू गाइस डोंट हैव मनी। गाइस आपके पास जो ब्रेन है ना, वो आपको सफलता में दिला के रहेगा, सफलता दिला के रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आईपीएस ऑफिसर है सैफीन, इनका इंटरव्यू देखना, आप टाइप करना आईपीएस सैफीन, इनका इंटरव्यू देखना आप। उस व्यक्ति ने बोला है कि उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके घर की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट उसने बोला कि मुझे पढ़ना है तो वाजीराम एंड रवि में ही पढ़ना है। वाजीराम बेस्ट कोचिंग जो है वो जानी जाती है सिविल सर्विसेज की, क्योंकि बेस्ट फैकल्टीज हुआ करती थी। बट राइट नाउ आप जानते हैं कि वहां की पूरी फैकल्टीज जो है वो दूसरी दूसरी जगह पर चली गई हैं। तो क्योंकि देखो हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी फैकल्टी से बनता है, राइट। सो एक वो चीज तो उन्होंने बोला था कि मुझे वाजीराम से ही पढ़ना है, मतलब वाजीराम से ही पढ़ना है, राइट। पैसे नहीं थे बंदे के पास, बट 1.5 लाख की वाजीराम की फीस, दिल्ली में रहने का खर्चा। बट एक बार उस बंदे ने सोच लिया तो उसने करके दिखाया। एक बार उसने सोच लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है और 1 ही साल मेहनत करके करना है, करके दिखाया उस बंदे ने। आप भी कर सकते हो। जिस बंदे के पास पैसा नहीं, जिस बंदे की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मदर भी जो है वो काम करती थी, राइट, टू गेन रिसोर्सेस। सो व्हाई यू गाइस कांट डू? आप कर सकते हो। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो, मतलब यू आर इन अ पोजीशन, आपके पास मोबाइल फोन है, यू आर इन अ पोजीशन टू स्पेंड ऑन इंटरनेट, यू आर इन अ पोजीशन, यू आर इन अ गुड पोजीशन। और अगर आपका खुद का घर है या नहीं भी है, आपके घर वालों का साथ है आपके पास, आपको फाइनेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, तो उस चीज को यूटिलाइज करो। क्योंकि एक बार जब ये चीज ऊपर से निकल जाएगी ना, ये समय निकल जाएगा, तो ये समय वापस नहीं आता। समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं है। एंड सोचो, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आप करके रहोगे, और उसको इतनी गहराई से सोचो कि वो आपको मिल चुकी है। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें आपको फालतू लगेगी। देयर आर थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिच पीपल, अमीर लोग। और जितनी भी, कोई भी बताओ आप, कोई भी इन्वेंशन जो हुआ है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सोच से हुए हैं कि नहीं हुए? सोच से हुए हैं। तो पहले आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, और उस पर जी जान लगा देनी है, राइट। तो ये चीज मेरी याद रखना। और इन्होंने भी यही बोला कि मटेरियल प्रोग्रेस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन किया। मतलब कि इफ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, कौन कहता है कि साधु फॉर्च्यूनर से नहीं घूम सकते, राइट? कौन कहता है? कोई नहीं भाई। अगर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, राइट, और ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी के बाद अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं अपना पैसा इकट्ठा करके, मतलब जो भी आपकी सैलरी आपको मिलेगी वो इकट्ठा करके अगर आप आईफोन खरीदोगे, खरीदो ना, क्या प्रॉब्लम है? लोग बोलते हैं बेफिजूल का खर्चा है। नहीं भाई, यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ। भाड़ में जान दो दुनिया को। हमारे हमारे अंदर क्या चीज है, हम सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। भाड़ में गई दुनिया। अगर आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है वो चीज आप करो, बट यस, एथिक्स के साथ, एथिक्स के साथ। किसी के साथ बुरा नहीं करना, ना होने देना, क्योंकि उस चीज में जो आपको दुआ मिलेंगी वो सबसे बेस्ट है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। फिर आप करो, आपकी जो कमाई हो रही है उसके जितने भी मटीरियलिस्टिक, जितने भी आप बनना चाहो बनो, बनो अमीर। कौन रोक रहा है आपको अमीर बनने से? लोग रोते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते। ये तो कभी बोलना ही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये बोलो कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, और लड़ने की जरूरत नहीं किसी से, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ग्रो। एक स्टूडेंट ने भी बीच में देखा था कि मतलब इतना महंगा कोर्स है, आपके पास तो जो है वो पैसों का पेड़ जो है वो होगा, राइट। ये सब फालतू चीज नहीं करनी है। मेरे पास है पेड़, मैं और बड़ा पेड़ बना लूंगा पैसों का। मैं उगा रहा हूं अपने पेड़ को, आप भी उगाओ अपने पेड़ को, बनाओ ना पैसा। कौन रोक रहा है आपको पैसा बनाने से? कंप्लेन्स मत करो। कंप्लेन्स कमजोर लोग करते हैं। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट्स हो आप लोग। आप कंप्लेन करने के लिए नहीं बने हो, आप चीजों को चेंज करने के लिए बने हो, रिवोल्यूशन लाने के लिए बने हो, रिफॉर्म्स लाने के लिए बने हो। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो ये चीज थी, उन्होंने ये सब मैसेजेस जो है वो दिए। और उनकी जो किताबें हैं वो है राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है।
तो ये था स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में। ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो किस तरीके से रैंक ऑफर करता है, ये सूचकांक किस टाइप से कंट्रीज को रैंक जो है वो देता है। तो सिंपल तरीके से ये चीज समझो कि एक कोई कंट्री जैसे कि इंडिया की बात करें, राइट, तो इंडिया जो है और इंडिया के जो निवासी इंडियन सिटीजन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कितनी सारी कंट्रीज पर विजिट कर सकते हैं बिना वीजा के। बिना वीजा, एडवांस में बिना वीजा लिए इंडियन सिटीजन कितनी सारी कंट्री जो है वो विजिट कर सकते हैं। मतलब कि देखो जनरली क्या होता है, आप किसी कंट्री में जब जाते हो तो उस कंट्री में जाने से पहले आपको वीजा फाइल करना होता है, राइट। तो ये तो एक पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के दूसरी कंट्री के साथ जो है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। किस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं? वीजा ऑन अराइवल के एग्रीमेंट होते हैं। तो ये चीज समझिएगा, वीजा ऑन अराइवल के काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर पहले तो आप प्लेन की टिकट खरीद के वहां पर जो है वो लैंड कर जाते हो और लैंड करने के बाद वहां पर एयरपोर्ट पर ही आप जो है वो अपने पासपोर्ट पर ठप्पा जो है वो लगवा लेते हो। मतलब वहां पर आप वीजा जो है वो ले लेते हो। इसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल की। पहले आप पहुंच जाओ, उसके बाद जो है वो उस कंट्री में विजिट करने के लिए आप वो कर लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लो, दैट्स इट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये सूचकांक जो है ये कंट्रीज को इसी बेसिस पर रैंक ऑफर करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो उसके पास पावर किन किन कंट्रीज में विजिट करने की है, यानी कि उनके सिटीजन के पास पावर कितनी ज्यादा कंट्रीज में विजिट करने की है बिना एडवांस में वीजा प्राप्त किए, विदाउट प्रायर वीजा, राइट। यानी कि वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितनी सारी डेस्टिनेशन को विजिट करने की है। तो दिस इज द मेन थिंग जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत हमें मिलती है। और आपको याद रखना है कि हम इंडियन सिटीजन जो है वो टोटल आज की डेट में 60 कंट्रीज में, पूरे दुनिया भर में 60 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री एक्सेस के तहत या फिर वीजा ऑन अराइवल के तहत। 60 कंट्रीज में हम लोग विजिट कर सकते हैं। और हैनले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स 2022 में हमारी रैंक जो आई है वो 83 आई है। 7 प्लेसेस हमारी रैंक ऊपर हो गई है। पिछले साल हमारी रैंक जो आई थी वो 90 आई थी। और रवांडा और युगांडा, आप वर्ल्ड मैप की तरफ जो है वो देखिए और वर्ल्ड मैप में आपको जो कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, रवांडा युगांडा, चेक करो कहां पर है ये कंट्री, रवांडा युगांडा। तो रवांडा और युगांडा के बाद साओ टोम और प्रिंसिपे, यानी कि मध्य अफ्रीका की जो कंट्री है साओ टोम और प्रिंसिपे, तो इनके साथ हम लोगों ने रैंकिंग जो है वो शेयर करी है। तो इंडिया ने रैंक शेयर करी है साओ टोम और प्रिंसिपे के साथ, राइट, आफ्टर रवांडा एंड युगांडा। या रवांडा और युगांडा के पीछे हमारी रैंक हम लोग को देखने को मिल रही है 83। और हम लोग जो है वो 60 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। वीजा फ्री एक्सेस हमें 60 कंट्रीज का मिला हुआ है। और अभी लेटेस्ट जो कंट्री शामिल हुई है वो ओमान और आर्मेनिया हुई है। और 2006 के बाद से 35 और कंट्रीज को हम लोगों ने ऐड किया है अभी तक की लिस्ट में। और सबसे टॉप में जापान और सिंगापुर है। मतलब जापान के सिटीजन और सिंगापुर के सिटीजन बहुत ज्यादा मात्रा में कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं बिना किसी प्रायर वीजा के, राइट। और मालदीव्स की बात करें गाइस तो मोस्ट पावरफुल ये साउथ एशिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसकी रैंक 58 है और मालदीव्स के सिटीजन 88 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं बिना प्रायर वीजा लिए। और साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश की रैंक 103 है, पाकिस्तान की 108 और नेपाल की 105। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता लगी गई होगी। तो हैनले एंड पार्टनर्स इनके द्वारा पब्लिश की जाती है रैंकिंग, राइट, इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड पासपोर्ट की, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड पासपोर्ट। दुनिया के सभी पासपोर्टों की रैंकिंग तथा सूची जो है वो जारी की जाती है। किस चीज पर जारी की जाती है? तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यानी कि एक देश का जो सिटीजन है वो कितनी सारी कंट्रीज में जो है वो बिना प्रायर वीजा के जो है वो विजिट कर सकते हैं। मतलब कि वीजा ऑन अराइवल, पहले आप लैंड कर जाओ उस कंट्री में, उसके बाद फिर वहां का वीजा ले लो। और ये इंडेक्स जो है वो शुरू हुआ था 2005 से। और इसकी रैंकिंग किसके ऊपर आधारित होती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के ऊपर आधारित होती है, जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन हम लोग को देखने को मिलता है, जो जिसमें लगभग 290 एयरलाइंस है और सभी की सभी मेजर एयरलाइंस इसकी मतलब पार्ट है।
राइट, IATA की, इस एसोसिएशन की। और इस इंडेक्स के अंदर 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स यानी कि 199 कंट्रीज की रैंकिंग दी जाती है और 227 कंट्रीज को जो है वो ऐड किया गया है, यानी कि डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन को जो है वो ऐड किया गया है। डेस्टिनेशंस में आप देखो जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री आ जाए, क्योंकि काफी सारे एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो वो विवादित एरिया है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है ये ताइवान, राइट। ताइवान जो है वो ऑफिशियली कंट्री नहीं है बट एक डेस्टिनेशन तो है ना, राइट। ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। चाइना बोलती है ताइवान चाइना का पार्ट है और ताइवान बोलती है ताइवान इंडिपेंडेंट, बट यस, कभी भी फॉर्मली ताइवान ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो एक सेपरेट कंट्री है, राइट। और इसके जो डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अपडेट होते रहते हैं रियल टाइम बेसिस पर, या जब भी वीजा पॉलिसी में चेंजेस आते हैं या जब भी वीजा पॉलिसी में चेंजेस लागू होते हैं तब उस समय ये मतलब वो चेंज कर देते हैं अपने पूरे डेटा को। तो राइट, तो ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। और याद रखिएगा इंडिया की रैंक और इंडियंस कितनी सारी कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं बिना किसी प्रायर वीजा के, यानी कि वीजा और अराइवल की फैसिलिटी हमारे पास 60 कंट्रीज के लिए है, 60 आज की डेट में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क के बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक में बार्क से रिलेटेड पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप हो जाएगी। विकिपीडिया में बार्क से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, तो उसी के थ्रू हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर मैं आपको अलग से कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका फुल फॉर्म बार्क का ये ध्यान रखिए। अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं कि बार्क किसके लिए काम करती है, मतलब क्या है ये बार्क का एग्जैक्ट काम। तो देखो गाइस, ये एक प्रकार की कंपनी है, ठीक है। ये एक जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी है, कंपनी है, आप मान के चलो सिंपल शब्दों में। इस कंपनी का काम क्या होता है, ये चेक करना कि टेलीविजन पे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, वो किस कंटेंट पे कितना समय व्यतीत कर रही है। इससे मदद मिलती है कंटेंट मेकर्स को, यानी कि ब्रॉडकास्टर्स को। इससे मदद मिलती है एडवर्टीजर्स को, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, राइट, अपने प्रोडक्ट्स की। तो उनको पता लगता है कि जो व्यूअर्स है वो कितनी देर तक एड्स पर रोक रहा है, जिससे कि वो उनके व्यूअर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट बनाए, कि ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है उसका डेटा मिल सके ब्रॉडकास्टर्स को, एडवर्टाइजर्स को। गेटिंग माय पॉइंट? तो बार्क का ये काम है। तो बार्क बेसिकली डेटा एनालिटिक्स पर काम करती है। ये क्या करती है, टेलीविजन में व्यूअर्स का जो इंटरेस्ट है उसके डेटा को कलेक्ट करती है और व्यूअर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट्स को रैंक देती है, रेटिंग देती है, राइट। तो ये बार्क का काम है। तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया बार्क क्या करती है। टेलीविजन पर व्यूअर्स के इंटरेस्ट को एनालाइज करने का इसका काम होता है। दैट्स इट, दैट शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये क्या है? ये एक जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी है जिसका गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को, एडवर्टाइजर्स को, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसीज इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन मेजरमेंट साइंस इंडस्ट्री बॉडी है, याद रखिएगा। ये उपयोग करती है ऑडियो वाटरमार्क टेक्नोलॉजी का, व्यूअरशिप जो है टीवी चैनल के, राइट, उनको मेजर करने के पर्पस के लिए। तो याद रखना कि बार्क जो है उसका मेजरमेंट टूल जो है वो क्या है, तो ऑडियो वाटरमार्क टेक्नोलॉजी। इसी ऑडियो वाटरमार्क टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चेक करती है कि व्यूअर जो है वो कितना ज्यादा एक कंटेंट पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। वाटरमार्क आप समझते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका एक टॉपिक है सिविल सर्विसेज के अंदर, जीएस पेपर 3 में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसी में ही वाटरमार्क, कॉपीराइट, ये सब ऐसी चीज आपको मिलेंगी। अब वाटरमार्क का मतलब क्या है? तो वाटरमार्क और स्पेशली ऑडियो वाटरमार्क का मतलब क्या है? तो ये सिग्नल में अटैच कर दिया जाता है। ऑडियो वाटरमार्क बेसिकली एक कंटेंट और एक सिग्नल में अटैच कर दिया जाता है, जिसकी मदद से, जिस वाटरमार्क की मदद से पता लगता है कि एक ऑडियंस जो है वो एक पर्टिकुलर कंटेंट पर कितना समय व्यतीत कर रहा है। तो ये ट्रैक करने के पर्पस के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं YouTube का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि YouTube पर एक वीडियो आपने डाला, आपने अपलोड किया ओरिजिनल वीडियो, राइट, शूट करके आपने अपलोड कर दिया। किसी और व्यक्ति ने अगर वो सेम वीडियो रीअपलोड कर दिया ना अपने चैनल पे, आपका वीडियो डाउनलोड करके उसने अपने चैनल पर रीअपलोड कर दिया, तो YouTube का एक सिस्टम है, एनालिटिकल सिस्टम, ये क्या चेक करता है कि जितने भी ऐसे कॉपी कंटेंट होते हैं कि एक चैनल पर पहले डल गए हैं, पहले डल गए मतलब पहले उससे डाल दिया, मतलब कि वो ओनर हो गया, उसका कॉपी अगर कोई कर रहा है, एज इट इज कंटेंट कहीं पर कर रहा है, तो वो ट्रैक करके तुरंत जो है वो जो ओनर होता है, ओरिजिनल ओनर होता है, उसको भी बताती है। उसके पास भी तुरंत एक मैसेज जाता है कि आपका जो वीडियो है वो कॉपी हुआ है, और किसने कॉपी किया उसके बारे में उसकी डिटेल चली जाती है, उसके चैनल की डिटेल,
और इवन जिस व्यक्ति ने रीअपलोड किया है उसके पास भी एक मैसेज आ जाता है ये कहते हुए कि आपके ऊपर जो है आपको वार्निंग दी जा रही है कॉपीराइट की, और इस पर्टिकुलर वीडियो पर आपको वो नहीं मिलेगा, कमर्शियल नहीं हो पाएगा, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, मतलब इस पर आप कमा नहीं पाओगे। और अगर ओनर चाहे तो वो आपका वीडियो जो है वो डिलीट कर सकता है, तो ओनर के डिलीट करने से पहले आप डिलीट कर दो, क्योंकि ओनर ने अगर आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक करी तो आपका चैनल डिलीट होने के खतरे में हो जाता है। तो ये बेसिकली कुछ टूल्स हैं ऑडियो वाटरमार्क जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कंटेंट को, कि कहां पर कंटेंट किस टाइप का चल रहा है। और इसी ऑडियो वाटरमार्क की मदद से, इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बार्क जो है मेजर करती है ऑडियंस ऑडियंस के इंटरेस्ट को, कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कहां पर ज्यादा है, किस टाइप के कंटेंट ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, किस टाइप के एडवर्टीजमेंट में ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है। और इसी डेटा रेटिंग्स की मदद से काफी सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, वो प्रोग्राम बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोग्राम चल रहा है उसको पब्लिश करने में ऑडियंस का ज्यादा फायदा, इनका ब्रॉडकास्टर्स का ज्यादा फायदा है, जिसको ऑडियंस ज्यादा पसंद करी है जिस टाइप के प्रोग्राम को। तो ये मेजर करते हैं टाइम शिफ्टेड व्यूइंग एंड साइमलकास्ट ऑल्सो। मतलब कि जैसे कई बार होता है ना कि टीवी देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ गया, तुरंत लोग बाग जो है वो प्रोग्राम चेंज कर देते थे, तो उस चीज को, टाइम शिफ्ट को भी जो है वो चेक किया जाता है। और ये कंपनी बनाई गई थी 2010 में, और ये कंपनी मुंबई इंडिया में है। ये एनालाइज करती है व्यूअरशिप की हैबिट को, 210 मिलियन टीवी हाउस होल्ड से भी ज्यादा या फिर 892 मिलियन टीवी व्यूअर से भी ज्यादा व्यूअर्स की हैबिट्स को ये चेक करती है। तो ये चीज है इसके अंदर, राइट, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अब बताओ आप जरा मुझे कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अभी करंट चेयरमैन का नाम, इनके चेयरमैन कौन है, आप बताएंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो ये चीज हमने समझी बार्क के बारे में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। तो ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जो कि ज्वाइंटली ओन की गई है एडवर्टीजर्स के द्वारा, एड एजेंसीज के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स को, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, AAAI को। और ये क्रिएट हुई थी 2010 में, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसी इंडिया के अंदर 10 जनवरी 2014 को। और बार्क को 15 जुलाई जुलाई 2015 को बार्क को रजिस्टर करा दिया गया इन्हीं गाइडलाइंस के तहत, राइट, कि जिससे कि बार्क जो है वो टेलीविजन रेटिंग जो है वो दे सकती है। और बार्क का टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि रेटिंग जो बार्क की है न्यूज चैनल के लिए, बताया जा रहा था कि उसको अभी सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो है एक रैकेट फाइंड आउट किया था जिसमें पता लगा था कि कुछ प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं जो कि इसकी रेटिंग को जो है वो हैम्पर कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, राइट, इसकी रेटिंग को। तो कुछ समय पहले ऐसी न्यूज जो है वो जब सामने आई थी, पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो उसके बाद न्यूज चैनल्स की जो रेटिंग जो थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था, राइट। और अभी फिर से इसकी रेटिंग जो है वो रिज्यूम की जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज इट्स प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल को रिवाइज करेगी, चेंज करेगी, राइट, तो उसके बाद जो है वो न्यूज चैनल की जो रेटिंग है बार्क की वो रिज्यूम हो जाएगी। तो इसको लेकर बार्क का टॉपिक था, सिंपल सा, जिसके बारे में आपको जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट गाइस। क्वेश्चन आ सकता है कि इंदु मल्होत्रा कमेटी, पैनल या समिति किससे एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से एसोसिएटेड यह भी बनाई गई है। आपको शायद पता होगा गाइस कि 5 जनवरी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे पंजाब विजिट करने के लिए गए थे, और उसी दौरान जो है वो उनको रोक लिया गया था, काफी लंबे समय तक जो है वो रुके हुए थे, राइट। और इसके बारे में हमने डिस्कशन भी जो है वो किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए कौन सा कानून है, और कौन लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो उनका जो भी कॉन्वॉय होता है, काफिला वगैरह जो होता है, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कौन करता है? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। मैंने कुछ समय पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ाया था। अगर आपको ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, आप नए जुड़े हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा लिखकर, मैं आपको जो है वो टॉपिक की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी है इंक्वायरी कमेटी फॉर्मर जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अंडर। तो इंदु मल्होत्रा कमेटी है ये, जो कि जांच करेगी कि जो सिक्योरिटी ब्लीच हुई थी, सिक्योरिटी का उल्लंघन हुआ था, राइट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का उल्लंघन हुआ था पंजाब की विजिट के दौरान 5 जनवरी को, तो उस पूरे मामले की जांच करने के लिए इंदु मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। ये कमेटी देखेगी कि उस सिक्योरिटी ब्रीच के लिए, यानी कि सुरक्षा उल्लंघन के लिए, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और सजेस्ट करेगी कि किस प्रकार से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को और मजबूत जो है वो बनाया जाए, और किस तरीके के कदम हमें उठाने चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए, राइट। तो ये चीज है गाइस, सिंपल सी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो अभी साउथ कोरिया ने जो है कहा है गाइस, और खेद व्यक्त किया है कि इंडिया जो है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, और कहा है कि इंडिया बहुत ही जल्दी
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करें, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये हमारी इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करना हमारे लिए सही है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। देखो मेंस में एक एक बात ध्यान रखो, डायरेक्ट यस भी नहीं बोलना है, डायरेक्ट नो भी नहीं बोलना है, दोनों के पॉइंट्स को जो है वो मेंशन करना है। फिर कंक्लूजन में जो है वो ये चीज़ लिखनी है कि हमारे लिए दोनों में से क्या बेनिफिशियल है आज के सिनेरियो के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो ये चीज आपको लिखनी है। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अच्छा सा आंसर लिखकर। इस डिस्कस करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने आरईसीपी को, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को 2019 में छोड़ दिया है, हट गए हम लोग इससे। तो आरईसीपी जो है गाइस, ये बताया जा रहा है, इसके अंदर हमें ये एक ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है जिसमें हमें 10 आसियान कंट्रीज देखने को मिलती है। कौन सी है ये, तो याद रखना इनका नाम, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान कंट्री कौन सी है। तो सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, और 5 की पार्टनर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कंट्रीज टोटल हम लोग को 10+5 देखने को मिलती है आरईसीपी के अंदर। आरईसीपी का मेन उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो टैरिफ्स को लो करना, राइट। जैसे कि ये जितनी भी 15 कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे को अगर सामान ट्रांसफर करेंगी, क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को सामान भेजती है, ठीक है, तो आप कोई वाली चीज पता होगी, जैसे कि ए कंट्री की बात करते हैं हम लोग और बी कंट्री की बात करते हैं। अगर एक सामान ए कंट्री से बी कंट्री के अंदर जाता है तो बी कंट्री उस सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज या टैरिफ जो है वो इंपोज करती है, लगाती है, टैरिफ टैक्सेस लगाती है उस कंट्री के अंदर सामान लाने के लिए। जैसे होता है ना कि आप जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लग जाती है कि नहीं। तो यही वाली बात है, यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि ये 15 कंट्रीज मिलकर इस प्रकार का एग्रीमेंट करती हैं कि ये आपस में जो टैरिफ्स वगैरह जो है, इस प्रकार से इनका एग्रीमेंट होता है कि वो कस्टम ड्यूटीज अपनी कम कर देती हैं, कि एक दूसरे के साथ ये कंट्रीज अगर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करेंगी तो यानी कि ये 15 पार्टनर कंट्रीज हैं, इनमें अगर सामान का आवन जावन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी। अब देखो यहां पर जीरो ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, लो टैरिफ की बात हो रही है। तो कंपैरेटिवली बिना एग्रीमेंट के जो ड्यूटीज लगती है उसके कंपैरिजन में ये एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज, इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज प्रमोट होती है इसके कारण, राइट। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह जो होती है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स वगैरह जो होती है, उनको बहुत फायदा मिल जाता है। इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम भी बचता है काफी सारी कंपनी का, क्योंकि ये 15 पार्टनर कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड कर रही है एग्रीमेंट के थ्रू, तो इनका सामान भी जो है वो जल्दी क्लियर होगा एक दूसरी कंट्रीज के अंदर, ज्यादा देर तक डॉकयार्ड पे या पोर्ट वगैरह पे रखा नहीं रहेगा उसको क्लियर करने के लिए, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू ये आ रहा है सामान, है ना। तो ये वाली चीज है। बट हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि इस एग्रीमेंट में जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी, राइट। तो ये वाली चीज होती है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के इधर उधर ट्रांसफर कर दे, नहीं, स्पेसिफाई होते हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहां पर जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं कहीं पर भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 15 कंट्रीज के बीच में, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी इसमें फायदा मिलता है, यानी कि ये 15 कंट्री जो है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है, जैसे कि आपको पता होगा आईपीआर के अंदर हम लोग को ट्रेडमार्क देखने को मिलता है, पेटेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक कोई इनोवेटर है, ठीक है, किसी ने कोई एक नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, अब वो चाह रहा है कि यार उसका प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट पे जाए तो उसके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर ले, उसको इन 15 कंट्रीज में भी फायदा मिले, या फिर जिस भी कंट्री में उसका प्रोडक्ट जा रहा है वहां पर कोई और दूसरा व्यक्ति उसके प्रोडक्ट की कॉपी करके ना बेचने लगे, राइट। तो इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी राइट्स यहां पर मिल जाते हैं सामने वाली कंपनी को या एक इंडिविजुअल को, स्टार्टअप को, राइट। बट ये बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स इसमें कवर नहीं होता। ये वाला एक इसमें ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिलता है एक प्रकार का। और इंडिया ने इस चीज को क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया को जो दिक्कत है वो चाइना से है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 15 कंट्री का ब्लॉक है जिसमें चाइना भी एक है, और आप जानते हैं इसकी चाइना इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को डंप करती है, राइट। सस्ते माल चाइना के सस्ते माल इंडिया में आ जाते हैं, जैसे वो माल होते हैं ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसे माल होते हैं सस्ते। अब आप बोलोगे सर सस्ते माल तो हमारे लिए अच्छे हैं, हाँ वो तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छे हैं। गाइस मैंने माना कंज्यूमर के लिए अच्छे हैं, बट हमारी कंट्री के लिए खराब है। कैसे खराब है उसका कॉन्सेप्ट भी समझो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। जैसे चाइना है, चाइना हमारे यहाँ प्रोडक्ट को डंप कर देता है। अब हमारी एक कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, हमारी मोबाइल की कंपनी है, ये एक मोबाइल फोन को 5,000 में बना रही है, ठीक है, ऐसे ही नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल फोन है 5,000 का, राइट। चाइना से एक मोबाइल फोन आ रहा है
ये मोबाइल फोन मस्त एकदम झमाझम है, तेज तेज साउंड बजने वाला मोबाइल फोन है, मल्टीमीडिया है एकदम, हर एक फैसिलिटी है इसमें, बड़ी सी स्क्रीन है, हर एक फैसिलिटी मान के चलो आप। और ये मोबाइल फोन 3000 में इंडिया में बिक रहा है। और आपने देखे भी होंगे इस प्रकार के चप्पल वाले मोबाइल फोन बहुत सारे तेज झमाझम आवाज वाले बिकते थे, अभी अभी बिकना कम हो गए हैं इंडिया में, राइट। तो ये इस प्रकार के मोबाइल फोन भरे पड़े रहते थे मार्केट में, और लोग बाग जो है, क्योंकि उनको सस्ते में मोबाइल फोन और फैसिलिटी मिल जाती थी, तो लोग बाग जो है वो इस प्रकार के चाइनीज मोबाइल फोन परचेज कर लेते थे। इससे हमें क्या नुकसान है? तो अगर हम लोग चाइना का मोबाइल परचेज करेंगे तो जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है? चाइना के पास जा रहा है। और अगर हम लोग इंडिया का मोबाइल फोन परचेज करेंगे तो पैसा जो होगा वो इंडिया के अंदर आएगा, और इंडिया के अंदर जब पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा कहां कहां पर बट रहा है? लेबर्स को भी बट रहा है ना, क्योंकि लेबर्स लोग ने ही तो मिलकर ये मोबाइल फोन को बनाया है, वर्कर्स ने, एम्प्लॉइज ने, इंडियन एम्प्लॉइज ने मिलकर ही तो इस मोबाइल फोन को बनाया है। अगर हम लोग पैसा अगर बाहर देते हैं, दूसरी कंट्री में देते हैं, तो सामने वाली कंट्री के वर्कर्स को फायदा होता है, सामने वाली कंट्री को फायदा होता है। बट अगर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारी कंट्री के वर्कर्स को फायदा होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, है कि नहीं? तो ये वाली चीज है, तो इससे भी हम लोग को बचना है। क्योंकि देखो चाइना का मेन, अब आप लोग के दिमाग में ये भी डाउट आएगा कि सर हम लोग क्यों सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना सकते? देखो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिस्ट है, वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके देता है सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को गिराने के लिए। चाइना का ऐसा कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, वैसे तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे देता है जिसके कारण से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ना जाने कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट। बट उससे चाइना को कोई लेना देना नहीं, चाइना तो ये चाहता है वो यहां पर और एक और चीज आपको पता होगा इसकी, चाइना के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट इंडिया के अंदर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट को डम कर देता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया के अंदर एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट कर देना, दूसरी बात इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर करना। क्योंकि अभी ऑब्वियस ही बात है कि चाइना के काफी सारे प्लान्स हैं, उसमें इंडिया अड़ंगा बन रही है, तो वो चाहता है इंडिया को कहीं ना कहीं से परेशान करना। और अगर हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं, ये 15 कंट्रीज के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें चाइना भी है। अब चाइना क्या बोलेगी? चाइना बोलेगी इंडिया RECP का पार्टनर है, इंडिया ने साइन किया है RECP को, तो मैं भी जो है वो बिना किसी रोक टोक के इंडिया में सामान भेज सकता हूं। और कई बार ये स्ट्रैटेजी भी बना सकता है चाइना, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंडिया में सामान ना भेजे, क्या पता सिंगापुर पे, यानी कि इसने अपना माल जो है वो सिंगापुर में भेजा और सिंगापुर से इंडिया में इसने माल भेज दिया। इस प्रकार की भी चीज कर सकता है ये, इस प्रकार की भी एक काइट जो है वो क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक सामान जो है वो एक दूसरी जगह पर भेज के फिर इंडिया में भेज सकता है। तो इसका भी हम लोग को खतरा है थोड़ा सा, राइट। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो RECP को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेन जो इशू है वो ट्रेड इम्बैलेंस का भी है, और जो खराब घटिया प्रोडक्ट जो डम करता है चाइना हमारी कंट्री के अंदर हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करने के लिए, और भी उसके पीछे बहुत सारे उसके कारण होते हैं, तो उस कारणवश हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो इंडिया के प्रेजेंस की क्या आवश्यकता है RECP में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में? तो इंडिया जो है गाइस ये क्रूशियल रोल प्ले करता है रीजन बिल्डिंग पर्पस के लिए, यानी कि ये जो क्षेत्र है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जो है वो काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उस जगह का आर्किटेक्चर और जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो उस क्षेत्र की है, तो उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया जो है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। और ऐसा ट्रेड पैक्ट ये इंडियन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि इंडियन कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें लार्जर मार्केट में और भी दूसरी जगहों पे। इसके अलावा USA चाइना की टेंशन जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में समस्या बढ़ रही है, और दूसरी बात पेंडेमिक के कारण भी बहुत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में, राइट। और गाइस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो गया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके कुछ महत्व के बारे में भी बात करते हैं गाइस। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूरे दुनिया भर की जो GDP है उसका 30% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज है 15, उनके अगर GDP को हम देखें तो पूरे दुनिया भर की GDP का 30% ये कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कि 26.2 ट्रिलियन US डॉलर के वर्थ की ये कंट्रीज है, या फिर आप कह सकते हैं 23.17 ट्रिलियन यूरोस की ये कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, इनकी GDP हमें देखने को मिलती है। और पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 आबादी यहां पर निवास करती है। RCEP के सदस्य हमें देखने को मिलती हैं, मतलब कि कुछ 2.2 बिलियन लोग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और RCEP के अंडर 90% ट्रेड टैरिफ जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 90% ट्रेड का जो टैरिफ हम लोग को देखने को मिलता है, व्यापार शुल्क जो हमें देखने को मिलता है, जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह हमें देखने को मिलती है, वो एंड हो जानी है। तो ये इसका कुछ फायदा है।
और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो कुछ रूल्स बनाएंगी, कॉमन रूल्स बनाएंगी, ट्रेड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड या और कंपटीशन से रिलेटेड। इन 15 कंट्रीज के कॉमन रूल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर। एक तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ना होना और चाइना का पार्टिसिपेशन होना इस आरसीईपी के अंदर, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब आरसीईपी पूरे ग्रुप को जो है वो चाइना चलाएगी, राइट। चाइना अपने कंट्रोल में जो है वो करेगी, अपने अकॉर्डिंग इस पूरे ग्रुप को चलाने वाली है ये। और इसमें हालांकि जो इकोनॉमिक गेन जो होगा, फायदा जो होगा वो थोड़ा समय लगेगा उसको दिखने में, फायदे को। और बड़ी बड़ी एशियन जो कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा और छोटी कंट्रीज को नुकसान होगा एक प्रकार से। कैसे नुकसान होगा? जैसे कि अगर हम बात करें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की एशिया के अंदर, जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, जिनको अभी तक इंटर आशियन ट्रेड का बेनिफिट मिलता था, वो आरसीईपी खत्म कर देगा, यानी कि उनको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक जो उनको दूसरी स्कीम्स, दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट मिलता आ रहा था अलग अलग कंट्री से, और उन कंट्री से जो कंट्री आरसीईपी का हिस्सा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? आरसीईपी वाली जो कंट्रीज होंगी, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आरसीईपी के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस सेटअप होंगे, तो हो सकता है कि छोटी कंट्री, हो सकता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये दूसरे अब जो प्रोग्राम्स है इन कंट्रीज के, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो आरसीईपी कंट्रीज जो है वो दूसरे जो कंट्रीज की जो मदद कर रही थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जो मदद कर रही थी, उनको बड़ी परेशानी होगी। और दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियल बड़ी कंट्रीज को इसलिए होगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडस्ट्रियल नेशन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना क्या है? मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, और वो कहां पर भेजती है? उन कंट्रीज पर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, इमर्जिंग कंट्रीज के पास जो है वो भेजा जाता है चाइना के द्वारा प्रोडक्ट्स। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सबसे ज्यादा अब ये जो दुकानदार जो है, मतलब चाइना जो है वो कमाएगा। आप मुझे बताएं कि जो कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता जो होते हैं, वो किसको पैसा देते हैं? दुकानदार को देते हैं ना। तो सबसे ज्यादा कौन कमाएगा? व्यापारी कमाएगा। और व्यापारी कौन है यहाँ पर? मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, चाइना, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज व्यापारी हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगी और अलग अलग कंट्रीज के अंदर डंप करेंगी। डंप क्या मतलब कि अब देखो आरसीईपी जो है वो उसमें लो टैरिफ जो है वो लगेगा, तो भारी मात्रा में कंट्रीज के पास जो है वो प्रोडक्ट भेजे जाएंगे, और इससे फायदा जो है वो उन कंट्रीज का होगा जो मैन्युफैक्चरर कंट्रीज है, सबसे ज्यादा फायदा उनका होने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और आसियान के बाहर जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इन सब कंट्रीज में जो उन लोग को फायदा मिलता था, छोटी कंट्रीज को, स्मॉलर एशियन कंट्रीज को, वो भी अब फायदा जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। इसके कारण ये आरसीईपी के कारण। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं अभी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है 9 PM पर। सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके
जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4 पेपर 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज हम लोग एक बॉर्डर डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे, सीमा विवाद को डिस्कस करेंगे आसाम और मेघालय के बीच में। बट गाइज आपको पता होगा शायद कि आसाम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, सीमा विवाद है, वो काफी सारी स्टेट्स के साथ है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इतनी सारी स्टेट्स के साथ बॉर्डर इश्यूज जो है वो क्यों है आसाम के? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, कि आसाम के ही क्यों हम लोग को इतने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं किसको पता है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे आसाम मेघालय सीमा विवाद को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक अभी इसलिए न्यूज में आया क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री है एचएम साहब है, होम मिनिस्टर, तो इन्होंने कहा है कि मेघालय के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह, जो मेघालय का 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन जो होगा 21 जनवरी को, तो कह रहे हैं कि उससे पहले ही आसाम मेघालय सीमा के 6 क्षेत्रों में जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए ये एक अंतिम समझौते पर मुहर जो है वो लगाएंगे। तो ऐसी संभावना इन्होंने व्यक्त करी है कि आसाम और मेघालय के बीच में 6 एरियाज के जो विवाद है उसको ये रिजॉल्व करने के ऊपर मुहर जो है वो लगाएंगे। तो ये चीज सामने आई थी, इसलिए आसाम मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज में है। तो ये डिस्प्यूट है क्या, विवाद है क्या पूरा ओवरऑल, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले तो एक फैक्ट जानो आप कि आसाम और मेघालय के बीच में 885 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर हम लोग को देखने को मिलती है। आसाम और मेघालय शेयर करते हैं 885 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, एक दूसरे के बगल में है ये। और मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आसाम से अलग किया गया था। तो मेघालय आसाम से 1971 में जो है वो अलग हुई थी, तो ये वाली चीज याद रखिएगा। और इस कानून को मेघालय ने चुनौती दी है, आप ये वाली चीज भी ध्यान में रखिए। और इसी से ही विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ। तो विवाद की शुरुआत किसने करी है? मेघालय ने आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 को चुनौती दी है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों होता है? आम है, बहुत सिंपल सी चीज, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। आपस में दो लोगों के बीच में बॉर्डर को लेकर इशू क्यों होता है? क्योंकि दो लोग आपस में जो है वो जैसे कि पड़ोसी हैं, ठीक है, दो पड़ोसी हैं, दो घर हैं एक दूसरे के बाजू में, राइट। अब दोनों के बीच में विवाद होता रहता है, कभी गाड़ी की पार्किंग को लेकर, कभी किसी स्पेस को लेकर, कि सामने वाले एक व्यक्ति ने एक बगीचा बना लिया अपने घर के जस्ट सामने अपनी बाउंड्री पे, और थोड़ा सा वो बगीचा जो है वो साइड वाले जो नेबर है उस तक जो है वो पहुंच गया, राइट। तो बाजू वाला जो है वो चिढ़ेगा, बोलेगा कि हटाओ इसको यहाँ से, राइट। और कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि आपस में जो नेबरिंग जो लोग होते हैं उनके बीच में जमीन को लेकर भी विवाद हो जाते हैं, है ना, कि दोनों क्लेम कर रहे होते हैं कि जमीन का ये वाला टुकड़ा मेरे हिस्से में आएगा, दूसरा क्लेम करता है नहीं जमीन का ये वाला टुकड़ा मेरे हिस्से में आएगा। जमीन के टुकड़े से रिलेटेड इशू होता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट यही टुकड़े से रिलेटेड होता है। दोनों क्लेम कर रहे होते हैं कि ये फलाना एरिया मेरे अंडर आना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखो आप हमेशा, ये कॉमन है सभी जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है सभी में ये चीज कॉमन है। जमीन को लेकर विवाद होता है, एरिया को लेकर विवाद होता है। तो अभी तक दोनों राज्यों के बीच सीमा पर स्थित 12 जगह है, इस पर विवाद है, 12 पॉइंट्स है, इस पर विवाद है, अलग अलग पॉइंट्स है। ये दोनों क्लेम करते हैं कि ये फलाना पॉइंट जो है वो मेरे कंट्रोल में आएगा, ये क्लेम करते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर कि क्लेम से रिलेटेड, एरिया क्लेम से रिलेटेड। और उसी में ही एक ऐसा एरिया है जिसका नाम है लंगपीही एरिया। तो आसाम और मेघालय के बीच जो विवाद का एक प्रमुख बिंदु जो है, मेन पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो आसाम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपीही जिला है, पश्चिम गारो हिल्स। तो यहां पर इस टॉपिक में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ लोकेशन भी ध्यान में रखनी है, जैसे गारो हिल्स कहां पर है, राइट। तो इस टाइप की चीज है। तो आसाम और मेघालय के बीच में जो एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है गारो हिल्स का, वेस्ट गारो हिल्स का, तो वो वाला एरिया भी जो है वो एक मेजर विवाद का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। लंगपीही ब्रिटिश औपनिवेशक काल, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा जो है वो बन गया। ये गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया लंगपीही। तो लंगपीही मेघालय का हिस्सा बन गया, इस पर आसाम जो है वो विवाद करता है, राइट। आसाम बोलता है कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और आसाम इसे आसाम में स्थित मिकिर पहाड़ियों, तो क्वेश्चन मिकिर पहाड़ी से रिलेटेड भी आ सकता है। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? आसाम। तो आसाम बोलता है कि ये मिकिर पहाड़ी का जो है वो हिस्सा है। और मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर सवाल उठाया है, जो कि अब आसाम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र का हिस्सा है, राइट। तो और मेघालय का कहना है कि यह क्षेत्र तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के भाग थे, राइट। तो ये चीज है।
मतलब दोनों एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर क्लेम करते हैं कि ये फलाना एरिया जो है वो मेरे अंडर है, दूसरा बोलता है ये एरिया मेरे अंडर है, दैट्स इट। विवाद ये है, बट आपको कुछ एरियाज के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि मिकीर हिल्स कहाँ पर है, गारो हिल्स कहाँ पर है, इसकी आपको मेनली लोकेशन पता होनी चाहिए। और विवाद को सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो इन विवादों को सुलझाने के लिए आसाम और मेघालय दोनों राज्यों द्वारा सीमा विवाद समाधान समितियों यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटीज का गठन किया गया है। और हाल ही में आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, इन्होंने सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेस्ड मैनर में सीमा के जो इश्यूज हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, उसको हल करने के लिए 2 क्षेत्रीय समिति, 2 रीजनल कमिटीज का गठन करने का निर्णय लिया है। तो दोनों सीएम ने कहा है कि एक कमेटी जो है वो बनाएंगे, रीजनल कमेटी, जो कि इन डिस्प्यूट्स को फेस्ड मैनर में जो है वो रिजॉल्व करेगी। और अभी रिसेंटली हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 5 पहलुओं पर विचार किया जाना है। 5 पॉइंट्स पर जो है वो, या 5 एस्पेक्ट जो है उस पर जो है वो विचार किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा 5 एस्पेक्ट्स को। और ये 5 एस्पेक्ट्स में ऐतिहासिक तथ्य हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जातीय है, एथनिसिटी है, प्रशासनिक सुविधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, संबंधित लोग की मनोदशा और भावनाएं हैं, मूड एंड सेंटीमेंट ऑफ पीपल है, पीपल कंसर्न, राइट, और भूमि की समीपता शामिल है, समीपता, भूमि की समीपता, कॉन्टिग्यूटी यानी कि वो भूमि जो है उस पर्टिकुलर स्टेट से कितनी नजदीक है और किन किन एस्पेक्ट में, किन किन डायमेंशंस में कनेक्टेड है उस स्टेट के साथ। तो ये चीज जो है वो देखी जा रही है। और आसाम का अन्य राज्यों के साथ सीमा विवाद क्या क्या है, तो आपको बता दें गाइस कि काफी सारी स्टेट्स हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में जो देखने को मिल रही हैं वो ज्यादातर आसाम से निकली हैं, आसाम से उन्हें निकाला गया है, राइट, आसाम से अलग किया गया। तो यही एक वजह है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में काफी सारी स्टेट्स जो बनी है वो आसाम से हटकर, आसाम से डिवाइड होकर जो है वो बनी है, राइट। और बॉर्डर डिस्प्यूट इसी को लेकर हम लोग को आसाम के काफी सारी स्टेट्स के साथ देखने को मिलते हैं। इवन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का जो डिस्प्यूट है आसाम के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है, पेंडिंग है। और आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट मेघालय और मिजोरम को लेकर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको आज की डेट में फेज वाइज जो है वो रिजॉल्व किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। और बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी हाल ही में मिजोरम के साथ हुआ था, उसने एक तो हिंसक रूप ले लिया था। आपको शायद स्टोरी याद होगी, पता होगा इसके बारे में, न्यूज बहुत तगड़ी चली थी कि दोनों की पुलिस ने, यानी कि दोनों एरिया मिजोरम और असम की पुलिस ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये एक विवाद एक बड़ा हम लोग को देखने को मिला था और इसी कारण केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप जो है वो किया था, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखो आप, स्पेशली कुछ एरियाज वगैरह, और थोड़ा डिस्प्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आसाम का डिस्प्यूट्स किन किन स्टेट्स के साथ क्या चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, और अभी उनका स्टेटस एट प्रेजेंट वाला क्या है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हेट स्पीच को लेकर एक याचिका हम लोग को देखने को मिल रही है। इस पर एक काफी शानदार सा टॉपिक है गाइस। बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद के जो आयोजक हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजर्स हैं और वक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करी है। तो 19 से 21 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाली इस धर्म संसद में कई वक्ताओं द्वारा अपने अपने भाषण दिए गए थे। काफी स्पीकर्स ने स्पीच जो है वो दी थी और इन भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान तथा इनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार जैसी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 1857 से भी अधिक भयानक युद्ध छेड़ना होगा, या यदि आप उनकी यानी मुसलमान आबादी को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें मार दें। देखिए कितनी घटिया स्पीच जो है वो दी गई थी। लोगों को मारने की बात की जा रही है उनके धर्म के आधार पर। मानो इंसानियत जैसे खत्म सी हो गई है। लिटरली आज की डेट में इस प्रकार की छोटी सोच वाले जो है वो घटिया लोग हैं, एक नंबर के घटिया लोग। यार इंसान को इंसानियत पर काम करना चाहिए यार। आज की डेट में तो इंसानियत खत्म हो गई। किसी को सड़क पर मरता हुआ देखकर क्या आप लोग पहले ये पूछेंगे कि भाई तू कौन से धर्म का है, या पहले देखेंगे कि उसकी पर्टिकुलर गले में लॉकेट है या फिर वो ताबीज हम लोग को जो देखने को मिलती है अल्लाह ताला की। तो वही यार कि मतलब क्या है यार ये।
मतलब समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है, इस देश को हो क्या गया है। एंड यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग के लिए सबसे ऊपर जो है वो ह्यूमैनिटी है। रिलीजन रिलीजन जो है गाइज, ये आम आदमी के लिए रहने दो, क्योंकि आम आदमी और देखो एक बात समझा दूं मैं आप लोगों को, आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है रिलीजन को लेकर। आपको अपने अंदर चीजों को मेंटेन करना है, अपने अंदर मानना है कि आपके लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है। आप जब आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके ऑफिस में जो आएगा, तो क्या आप उसकी सेवा करेंगे या उसको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उसके धर्म को पूछकर, या फिर आपको सिटीजन को सर्व करना है? आपको सिटीजन को सर्व करना है यार। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि यार उसको सड़क पर मारा गया है अननेसेसरली, आपके पास कोई व्यक्ति आया है जिसने आपके पास कंप्लेन करी है कि उसको प्रताड़ित किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, आपके पास महिला आई है उसने कंप्लेन करी है कि उसको लोगों ने छेड़ा है, तो क्या आप उस महिला का या उन व्यक्तियों का धर्म पूछोगे क्या? नहीं ना, तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत कार्रवाई करोगे ना। देखो गाइस, आपको मैं क्लियरली समझा दूं कि आम जनता को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अबाउट रिलीजन एंड अबाउट ह्यूमैनिटी। उनको करने दो उनको जो करना है, राइट? क्योंकि ये सब चीजें घर से आती हैं। आप जब अपने घर पर चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो जब आपके बिहेवियर को देखेंगे कि आपका बिहेवियर सभी की तरफ न्यूट्रल है, राइट, एक समान है, तब वो चीज चेंज होंगे। किसी को बोलो मत, क्योंकि आम जनता को चीजें समझ में नहीं आती है। यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आम जनता को नहीं आती समझ में। आम जनता जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है। यू गाइज आर नॉट इमोशनल, यू गाइज आर नॉट मेंट टू बी इमोशनल। आपका जो काम है वो देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए है, राइट? बट कॉमन मैन, उनके तो लीडर ने कुछ बोला तो वो बस आंख बंद करके उनकी सुनने लगते हैं। यू गाइज आर नॉट लाइक दैट। तो ये चीज बात दिमाग में ध्यान में रखो और किसी को समझाओ मत। अपने एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम क्लियर करो, जब कलेक्टर बनोगे आईपीएस बनोगे तब समझाओगे तो उसका इंपैक्ट एक अलग पड़ेगा। तब समझाना, बनने के बाद जब आपकी लोग बात सीरियसली सुने। वरना आज तो आप समझाओगे तो लोग आपको गाली अलग बकेंगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। देखो वक्त वक्त की बात होती है, अपना वक्त चेंज करो, उस पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचो, जिस टाइम के लिए तैयारी कर रहे हो उस समय पर पहुंचो। वो समय को पहुंचने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घड़ी देखकर टाइम, समय, कि आपका समय आज की डेट में आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, कोई आपकी कदर नहीं करता। जब आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे सल्यूट मारेंगे लोग, आपकी कदर की जाएगी, आपकी फैमिली में, आप समाज में, सोसाइटी में। फिर उस समय जब आप ये चीजें एक्सप्लेन करोगे तो पीपल विल गोइंग टू लिसन यू वेरी सीरियसली। राइट नाउ इफ यू लाइक टेल पीपल कि ह्यूमैनिटी पर काम करो, धर्म पर क्या रखा है, तो वो आपको चार बात सुना देंगे, चार गाली देंगे और लपाड़ा अलग मारेंगे, और फिर आप परेशान होगे, रोगे, गाओगे, पढ़ाई आपकी हैम्पर होगी। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। ये सब चीजें सिर्फ आपकी समझ के लिए है। और फिर जब जिस दिन एक मुकाम हासिल कर लोगे तो उसके बाद फिर बोलना, उसके बाद तो लोग जब आपको समझाओगे तो लोग सुनेंगे आपको सीरियसली। समय समय का खेल है यार, तो वो समय अपने आप अपना समय बनाना है तो आज मेहनत करो, लगकर मेहनत करो। चलो एनीवेज, सो कितनी घटिया बातें जो है उन भाषणों में जो है वो कही गई थी। यहां कोई मुस्लिम खरीदार नहीं है इसलिए मुस्लिम विक्रेता को बाहर फेंक दें। देखिए कितनी घटिया सी बात, घटिया सी सोच, बात छोड़िए सोच है। और इसके अलावा इन भाषणों में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जातीय सफाई की तुलना करते हुए लोगों को उकसाया गया, राइट? कितनी गलत बात है कि लोगों को उकसाया जा रहा है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, राइट? और अदालत में इसी तरह की अन्य याचिकाएं हैं काफी सारी। और हाल के दिनों में नफरत भरे भाषण, हेट स्पीचेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई हैं। एक याचिका में अदालत ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है, और दूसरी याचिका में हेट स्पीच से संबंध, यानी कि हेट स्पीच के संबंध में विशेष प्रावधान बनाए जाने की मांग की गई है कि वेरियस स्पेशल प्रोविजन बनाओ हेट स्पीच से रिलेटेड। और इस याचिका में जोर देकर कहा गया है कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, हमारी जो आईपीसी है, इसके प्रावधान पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है वो सामने आई हैं। और दोनों याचिकाएं अमीश देवगन मामले में 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसमें दोषपूर्ण भाषण यानी कि हेट स्पीच को एकता और बंधुत्व के खिलाफ, यानी कि इक्वलिटी या फिर यूनिटी और फ्रेटर्निटी के खिलाफ बताया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है ये। तो याद रखिएगा, हेट स्पीच जो है वो किसके अगेंस्ट बताई जा रही है? यूनिटी और फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट। और यूनिटी और फ्रेटर्निटी जो है बताया जाता है कि ये एक एसेंशियल फेसेट या फिर एक बहुत ही अनिवार्य पहलू हम लोग को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का देखने को मिलता है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, मतलब कि हेट स्पीच सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये चीज ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है 2020 में। और इन याचिकाओं से संबंधित प्रकरण किस टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो याचिकाकर्ताओं ने रैलियों और नफरत भरे भाषण की एक श्रृंखला के माध्यम से मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को लक्षित करने वाली संगठित घटनाओं से चिंतित होकर शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर करी। तो पेटिशनर ने देखा कि काफी सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हम लोग को मुस्लिम्स के अगेंस्ट लगातार रैलीज में और हेट स्पीचेस के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। देखो गाइस, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं सभी लोगों को, ये बात सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, ये बात ह्यूमन कम्युनिटी के अगेंस्ट है। यहां पर तो टॉपिक जो आया है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट याचिकाओं का आया है, बट आपको ये चीज समझना है कि चाहे एक व्यक्ति मुस्लिम के अगेंस्ट बोल रहा है, चाहे एक व्यक्ति हिंदूज के अगेंस्ट बोल रहा है, चाहे SC ST के अगेंस्ट बोल रहा है, पिछड़े वर्ग के अगेंस्ट बोल रहा है, जेंडर के अगेंस्ट बोल रहा है, सब गलत है। अगर एक व्यक्ति किसी महिला या महिला के कैरेक्टर को लेकर बोलता है कि अरे महिलाओं का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, इस टाइप का ओपिनियन बना रहा है, तो वो भी गलत है। तो यहां पर यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू गाइज डोंट नीड टू लाइक सी और रीड और अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अगेंस्ट अ सिंगल कम्युनिटी। एक सिंगल कम्युनिटी के अगेंस्ट इस टॉपिक को मत समझो, इस टॉपिक को समझो, ओवरऑल हेट स्पीच को समझो कि एक पर्टिकुलर, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मामला जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट वाला है। दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस टॉपिक लाइक मुस्लिम के अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपको समझना है कि किसी के भी अगेंस्ट अगर चीजें बोली जा रही है, चाहे वो हिंदू के अगेंस्ट बोली जा रही है या किसी के भी अगेंस्ट, तो दिस इज रॉन्ग। गेटिंग इट? और याचिकाकर्ताएं जो है गाइस, पेटिशनर जो है, उन्होंने ये भी मांग करी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हेट स्पीच को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं लागू करने के लिए, और 2018 में लिंचिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, मॉब लिंचिंग को लेकर, मॉब वायलेंस को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी है लागू करने के लिए, वो लागू की जाए, राइट। और आपको बता दें कि हेट स्पीच क्या है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वेषपूर्ण भाषण है क्या, तो आपको ध्यान में रखना है हेट स्पीच या फिर द्वेषपूर्ण भाषण धार्मिक विश्वासों, यौन अभिविन्यास मतलब कि रिलीजियस बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लिंग, जेंडर आदि के आधार पर हाशिया पर स्थित व्यक्ति के विशेष समूह के खिलाफ नफरत के लिए उकसाना। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को उकसाया जा रहा है, किस हेट स्पीच यानी कि स्पीच के माध्यम से एक व्यक्ति को उकसाया जा रहा है एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, जेंडर के अगेंस्ट, राइट। तो इस चीज को हेट स्पीच कहा जाता है। और विधि आयोग लॉ कमीशन ने हेट स्पीच पर अपनी 267th रिपोर्ट, यानी कि 267th रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन की, वो हेट स्पीच की थी। इसमें इन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानों में व्यक्तियों और समाज को आतंकवाद, नरसंहार, जातीय हिंसा करने के लिए भड़काने की क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है इस प्रकार की स्पीच में, कि एक इंडिविजुअल को प्रवोक किया जाता है या एक सोसाइटी को प्रवोक किया जाता है कि वो टेररिज्म के एक्ट, जेनोसाइड के एक्ट या एथनिक क्लींजिंग के एक्ट करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडियन लॉ में, भारतीय कानून में इससे कैसे निपटा जाता है, तो हमारी जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, इसकी धारा 153A और 505, तो इसको आमतौर पर मुख्य दंड प्रावधान के रूप में लिया जाता है। जनरली इसको मेन पीनल प्रोविजन के तौर पर लिया जाता है, जो भड़काऊ भाषण और अभिव्यक्तियों से निपटते हैं और अभद्र भाषा को दंडित करना चाहते हैं। मतलब कि इस प्रकार की जो स्पीचेस वगैरह और एक्सप्रेशंस वगैरह जो होते हैं, उसको पनिश किया जाता है, यानी कि हेट स्पीच के स्पीच और एक्सप्रेशन को पनिश करने के लिए आईपीसी की 153A, सेक्शन 153A और 505 हम लोग को देखने को मिलती है। और हेट स्पीच आप कैसे जो है वो रोक सकते हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी, तो वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे एक झूठे वीडियो के कारण फैले थे, इसके द्वारा जिसने सांप्रदायिक जुनून भड़काया था, फेक वीडियो। अब फेक वीडियो, और एक केस मैं आपको खुद भी अपना पर्सनल बताना चाहता हूं, मैंने खुद ने रीड किया था ये केस एक, और ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि किस प्रकार से फेक न्यूज वगैरह जो होती है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या करा सकती है। गाइस, कुछ दोस्त थे, जैसे आपस में होता है ना दोस्त यार, किसी के मजे लेते हैं, मजाक करते हैं अपने दोस्तों वगैरह का। 4-5 लोग का ग्रुप था, एक अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल था ये। उन्होंने क्या किया, एक लड़के की फोटो
फोटो के नीचे जो है वो लिख दिया कि ये बच्चा पकड़ने वाला है, इससे सख्त सावधान रहें, जहां पर भी ये दिखे इसको तुरंत जो है वो पुलिस के हवाले करें कि ये गांव में मतलब छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है। तो जहां पर भी ये मिले तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर इसको तुरंत जो है वो रिपोर्ट करें इसकी, राइट। तो ये चीज, ये जो एक मजाक था, ये एक लड़के के अगेंस्ट आपस में ग्रुप ऑफ पीपल ने मजाक किया था। बट गाइस आपको बता दूं, ये मजाक इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जिस व्यक्ति की, बच्चे की, लड़के की फोटो थी, ज्यादा बड़ा नहीं था वो, मेरे ख्याल से 17-18 साल का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये एक गांव में घूम रहा था, जनरली मतलब विजिट कर रहा था, एक गांव से निकल रहा था। गांव वाले लोगों ने उसको पहचान लिया, उसकी फोटो देखी, न्यूज देखी और उस लड़के को पकड़कर इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो फेक न्यूज के कारण क्या हुआ, मॉब लिंचिंग हुई और उसके कारण मृत्यु हो गई लड़की की। अब देखिए कि फेक वीडियोस, फेक न्यूज वगैरह जो होती हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और दोषपूर्ण भाषण यानी कि हेट स्पीच उग्रवादी भावनाओं को भड़काते हैं, एक्सट्रीमिस्ट सेंटीमेंट्स को जो है वो इग्नाइट करते हैं। और मॉब लिंचिंग के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, झूठी खबर और भ्रामक जानकारी, राइट, जैसे कि दिल्ली दंगे इसी के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इससे सुलझने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मेजर्स हैं। तो फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी जो है, उन्होंने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए एक उद्योग व्यापी गठबंधन तैयार करने पर विचार किया है। इंडस्ट्री वाइड अलायंस जो है वो क्रिएट करने पर जो है वो विचार किया है उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है गाइस, इसे टाई अप करना चाहिए टेक कंपनीज के साथ और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसी न्यूज के क्रिएटर कौन है, कौन ऐसी फर्जी न्यूज जो है वो फैला रहा है। एंड यूजर को एजुकेट करना चाहिए, मतलब कि लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द फेक न्यूज। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आना चाहिए, राइट। और इसके अलावा फाइन्स जो है वो इंपोज करने चाहिए, जैसे कि अगर बात करें जर्मनी के अंदर सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर 50 मिलियन यूरोस का फाइन जो है वो इंपोज किया था, राइट, क्योंकि वो कंपनी जो है वो इलीगल कंटेंट्स को रिमूव करने में केपेबल नहीं हो पाई थी, उसने टाइम पर इलीगल कंटेंट्स को अपनी साइट से रिमूव नहीं किया था। तो इस प्रकार के सख्त नियम जो है वो इंडिया के अंदर भी लागू करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हेट स्पीच, हाशिए पर रहने वाले समूह को समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों से बाहर धकेलने की एक विवादजनक प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। एक ऐसी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें मार्जिनलाइज ग्रुप जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, उसे सोसाइटी से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से जो है वो दूर कर दिया जाता है। इससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक व्यक्ति को, जो नफरत के प्रचार प्रसार और भेदभाव को बढ़ा देती है। आपस में कम्युनिटी के बीच में नफरत जो है वो बढ़ती है, राइट। हेट जो है वो बढ़ता है एक दूसरी कम्युनिटी के बीच में। और अपने सबसे खतरनाक रूप में इसे व्यापक रूप से जातीय नरसंहार का प्रणेता माना जाता है। इसे कहा जाता है मोस्ट हार्मफुल रूप इसका जो होता है वो एथनिक क्लींजिंग का होता है। कम्युनिटी की कम्युनिटी जो है वो खत्म हो जाती है, राइट, इस चीज के कारण। कितना बहुत गंभीर चीज है ये हेट स्पीच। और लोक अधिकारियों को निगरानी के कर्तव्य की अवहेलना करने के लिए और अदालत के आदेश का पालन ना करने तथा सतर्कता समूह, विजिलेंट ग्रुप को सांप्रदायिक द्वेष भड़काने, देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने और कानूनों को अपने हाथ में लेने से रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मतलब कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, अगर वो फेक या हेट स्पीच या फेक न्यूज या इस प्रकार के जो मामले हम लोग को मॉब लिंचिंग के देखने को मिलते हैं, तो उसमें अगर अथॉरिटीज जो है उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो अथॉरिटीज के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटीज अपनी ड्यूटीज को जो है वो मतलब अकाउंटेबल नहीं हो पा रही है, वो ड्यूटी नहीं कर रही है अपनी, जो जिस प्रकार से उनको ड्यूटी करनी चाहिए, राइट। तो इसलिए अथॉरिटीज को भी रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, तो या उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो बैठानी चाहिए। तो इस पर भी जो है वो एक उपाय सामने रखा गया है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। मेंस में तो ये सब पॉइंट जरूर आप उपयोग करिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस, क्या कोई व्यक्ति इंडिया से स्पेस में गया है ट्रैवल करने के लिए? तो आप बोलेंगे हाँ, हाँ सर, राकेश शर्मा जी स्पेस ट्रैवलर हैं, ये इंडिया से गए हैं? नहीं, गलत जवाब। ये इंडिया से नहीं गए, ये इंडियन है, बट इंडिया से नहीं गए, ये रशिया से गए, राइट। कॉस्मोनॉट थे ये। और इंडिया से पहले व्यक्ति जो स्पेस में जो है वो जाएंगे, वो गगन मिशन यान के तहत जाएंगे। और इंडिया से जाने वाले जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्योमनॉट, VYOMNAUT। लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट यूएसए के लिए यूज किया जाता है, कॉस्मोनॉट रशिया के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लेना।
अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्पेस ट्रैवलर्स के नाम होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। इंडिया के स्पेस ट्रैवलर का जो नाम है वो है व्योमनॉट, VYOMNAUT। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है आप लोगों को। तो गगनयान मिशन के तहत हम लोग जो है वो पहले व्यक्ति को जो है वो स्पेस में भेजेंगे, पहले इंडियन को इंडिया से। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्वालिफिकेशन टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम का, यानी कि गगनयान प्रोग्राम के क्रायोजेनिक इंजन का क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट किया है और ये 720 सेकेंड्स की ड्यूरेशन के लिए हुआ है। और ये इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है, तो वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन मेट द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा और इंजन पैरामीटर जो है वो क्लोजली बिल्कुल वैसा ही था जिस प्रकार से पूरे के पूरे टेस्ट की ड्यूरेशन में प्रिडिक्ट किया गया था। तो मतलब जैसा हमने सोचा था तो वैसा सक्सेसफुली ये इंजन जो है वो काम कर गया है। इसका महत्व क्या है गाइस? तो सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट जो है वो एक मेजर माइलस्टोन है ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का, यानी कि गगनयान का एक मेजर अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, और रोबस्टनेस, यानी कि उसकी मजबूती को सुनिश्चित करता है क्रायोजेनिक इंजन की, कि बिल्कुल रिलायबल है गगनयान मिशन के लिए, बहुत सही इंजन है, पूरी तरह से बन चुका है। और इसके अनाउंसमेंट की बात करें गाइस, तो फॉर्मल अनाउंसमेंट जो गगनयान प्रोग्राम का जो हुआ था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था 15 अगस्त 2018 को। और इनिशियल टारगेट था कि मिशन गगनयान हम लोग लॉन्च कर देंगे हमारे इंडिया में, मतलब यानी कि 15 अगस्त 2022 से पहले पहले, इंडिया की 75वीं एनिवर्सरी से पहले पहले हम लोग जो है वो इसको लॉन्च कर देंगे। बट एक्चुअली कोविड-19 के कारण आप लोग जानते हैं कि चीजें जो है वो डिले हुई, तो अभी जो है ये निर्धारित समय सीमा में लॉन्च नहीं होगा। और इसके लॉन्च के साथ जैसे ही जब भी हम इसको लॉन्च करेंगे, अभी तो टेंटेटिव डेट 2023 के आसपास की बताई जा रही है और हो सकता है शायद उससे पहले भी हो जाए। तो जैसे ही हम लोग इसको लॉन्च करेंगे तो इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन जाएगी पूरे दुनिया भर में आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, जिसने खुद के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च किया है। यानी कि अभी तक यूएसए, रशिया और चाइना से ही ह्यूमन जो है वो स्पेस में गए हैं और चौथे नंबर पर इंडिया बन जाएगी इस मिशन के तहत ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने वाली कंट्री, इंडिया की लैंड से, इंडिया की जमीन से। तो ऑब्जेक्टिव जो गगनयान प्रोग्राम का हम लोग को देखने को मिलेगा वो ये है कि इंडिया से ह्यूमंस को जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो भेजना, राइट, इंडियन लॉन्च व्हीकल से, और उनको वापस सेफली धरती पर लेकर आना। और इसके प्रिपरेशन और लॉन्च की बात करें गाइस, तो अभी तक 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स या इंडियन व्योमनॉट कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी जेनरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम से होकर गुजर चुके हैं। रशिया के अंदर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था। और इसरो का हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV MK3 जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है इस मिशन के लिए, यानी कि इस मिशन में जो लॉन्चर होगा वो GSLV MK3 हम लोग को देखने को मिलेगा। और मैन्ड स्पेस मिशन जो है उसकी क्या रेलेवेंस हम लोग को इंडिया के लिए देखने को मिल रही है, तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो स्पेस मिशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और गगनयान मिशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि नियरली 60% इक्विपमेंट जो है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि मिशन गगनयान में 60% जो इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडियन प्राइवेट प्लेयर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी गगनयान मिशन के तहत, 15,000 नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, 13,000 उनमें से प्राइवेट इंडस्ट्री के होंगे, राइट। और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडिशनल मैन पावर 900 का जो है वो ऐड करेगा, 900 लोगों को और जो है वो डायरेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जॉब्स मिलेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मिशन गगनयान का एक मेन रोल है। और प्रौद्योगिकी विकास, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही, कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम मैन्ड स्पेस मिशन अगर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इससे टेक्नोलॉजी बूस्ट तो होगी ही होगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर इससे रिसर्च और डेवलपमेंट भी जो है वो आगे बढ़ेगी, अलग अलग एरियाज पे हम लोग रिसर्च करेंगे, मटेरियल्स प्रोसेसिंग पर, एस्ट्रोबायोलॉजी, रिसोर्स माइनिंग, प्लानिटरी केमिस्ट्री, राइट, प्लानिटरी ऑर्बिटल कैलकुलस, राइट। तो और भी काफी सारे एरियाज हैं स्पेस के जिस पर हम लोग की रिसर्च कंटिन्यूअस जारी है। और मोटिवेशन की बात करें तो एक तो देखो क्या चीज है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो इंस्पिरेशन प्रोवाइड कराएगी युवाओं को, और साथ ही साथ नेशनल पब्लिक के बीच में मतलब एक इंस्पिरेशन होगा कि अंदर से वो चीज आती है ना कि अरे वाह यार, कि हमारे यहाँ से मिशन गगनयान जो है वो लॉन्च हुआ, हमारे यहाँ से पहली बार हम लोगों ने इंडियंस ने स्पेस पर जो है वो अपने ट्रैवलर को भेजा इंडियन जमीन से, राइट। तो वो एक अलग एक मोटिवेशन जो है वो पब्लिक के बीच में डेवलप होता है, तो वो भी एक चीज है। और वही प्रेस्टीज वाली बात कि इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने ह्यूमन स्पेस मिशन को जो है वो लॉन्च किया। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा
ध्यान में रखना है मिशन गगनयान से रिलेटेड। और इससे जुड़ी ये न्यूज आई थी जो मैंने अभी आपको बताई कि फाइनली जो है वो इसका हम लोगों ने इंजन जो है वो लॉन्च कर दिया है, क्रायोजेनिक इंजन।